हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं एमपीपीएससी के यूनिट 9 के अंतर्गत कंप्यूटर की क्लासेस। इसके पहले वाली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को दो भागों में कंप्लीट किया है। आज की क्लास में मेरा उद्देश्य था कि बेसिक कंप्यूटर को पूरा एक ही क्लास में किया जाए, परंतु शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं, जहाँ तक हो पाएगा संभवतः हार्डवेयर वाला टॉपिक हो जाए, इतना ही क्या होगा, काफ़ी होगा। तो समय को ज़ाया ना करते हुए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में कितना कंटेंट है, कितनी क्वालिटी है, ये आप देखने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा अंत तक। इसके बाहर जो है प्रश्न के न आने के बहुत कम चांस होंगे। आपके 99% प्रश्न जो है क्लास को देखने के बाद में जो है हो जाएंगे, बशर्ते आपको क्या करना होगा, इस क्लास का टेस्ट जो है लगाना होगा। और टेस्ट लगाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है टेस्ट ज़रूर देना है किसी भी कंडीशन पर, और पीडीएफ आपको ये वहीं पर मिल जाएगा। देखिएगा, जब हम बेसिक कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये एक आप देखिए, हर शब्द को जो है सुनने का प्रयास कीजिएगा, ध्यानपूर्वक की पूरी क्लास देखिए, कंसंट्रेशन से, सभी काम से फ्री होकर के, तभी जो है आप ये समझ पाएंगे। अन्यथा ये बेसिक कंप्यूटर की क्लास इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप जो है कम से कम इसमें 8 क्लासें कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमने डिज़ाइन किया हुआ है, आपको यह एक या दो क्लास में, इस वाले में हम पूरा हार्डवेयर वाला सिस्टम कंप्लीट कर देंगे और दूसरी क्लास में हम सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिएगा, तो कंप्यूटर को जो है मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है हार्डवेयर और दूसरा भाग कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और ये अभी चीज़ें जो है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में देख लीजिएगा। ये कंप्यूटर आप देख पा रहे हैं, यूँ मानकर चलिएगा कि आपसे कुछ भी नहीं बनता है, फिर भी बनेगा। हम यहाँ पर जो है ये मेमोरी डिवाइस हैं जो कि आउटपुट डिवाइस हैं, इधर आउटपुट डिवाइस हैं, और ये वो वाली डिवाइस हैं जो आउटपुट और इनपुट दोनों के रूप में कार्य करती हैं। तो इनको भी देखेंगे हम। इसके बाद में ये इनपुट डिवाइस हैं, इनको भी हम समझेंगे और एक एक को जो है करेंगे। इसके बाद में जो है हमारी ये मेमोरी के प्रकार हैं, इन मेमोरी के प्रकारों को भी हम एक एक करके देखेंगे और मेमोरी को भी समझेंगे। तो कंप्यूटर की जो है हमारी यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पर देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर में मेजर दो भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर वाला भाग, एक होता है सॉफ्टवेयर वाला भाग। जो कंप्यूटर के बाहर आपको चीज़ें दिखती हैं, जिन्हें आप हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, डेस्कटॉप और ये पूरा का पूरा सिस्टम, सीपीयू, मॉनिटर, ये सभी क्या है, हार्डवेयर का भाग होता है। सॉफ्टवेयर वो वाला भाग होता है जो कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन में चलता है, जिसे आप भौतिक रूप से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत हमने कैटेगरी में जो है इसे बांटा हुआ है। सीपीयू, मदरबोर्ड, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, इतनी चीज़ें हार्डवेयर के अंतर्गत पढ़नी होती हैं। सॉफ्टवेयर जो है मेजरली तीन भाग में से बांटते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कॉम्बिनेशन बैठाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं, जैसे कि टाइपिंग के लिए वर्ड, शीट बनाने के लिए एक्सेल और प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कंप्यूटर की क्षमता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो मुख्यतः प्रश्न बनते हैं आपके, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के बनते हैं, तो इनको देखेंगे। अब जो है हम आगे जो है हार्डवेयर वाले जो है टॉपिक कंप्लीट करते हैं, हर चीज़ों को बताएंगे और हाईलाइट भी करेंगे कि प्रश्न यहाँ से आता है आपका, जहाँ पर पूछे गए हैं उन फैक्टों को भी आपको बताया जाएगा, प्रॉपर नोट्स भी आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा, हमारी जो है क्लास शुरू से होती है। ये टॉपिक जो है एमपीपीएससी में ऐसा ही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का जो आपका क्या है कि बेसिक कंप्यूटर लिखा हुआ, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें एडवांस कंप्यूटर नहीं पढ़ना है। एडवांस कंप्यूटर के टॉपिक अगले हैं। जो टॉपिक में जितनी मांग की गई है उतना ही पढ़िएगा। अगर इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो सिलेबस को बहुत ज़्यादा बोझिल बना लेंगे, और जब क्रम क्रम से पूरा सिलेबस कर लेंगे तो आपकी एडवांस सभी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। अब यहाँ से देखिएगा, कंप्यूटर की हम शुरुआत कर रहे हैं, वो सिर्फ मैंने क्लासिफिकेशन बताया हुआ था क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कंप्यूटर आपसे पूछे कोई क्या होता है, तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अभी हमने जो है पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा हुआ है और उसमें देखा हुआ था कि जिसमें
नियंत्रित पूर्वक जो है आवेश का प्रवाह होता है वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकी होती है। पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी सर्किट या परिपथ में जो है नियंत्रित रूप से, रेगुलेशन रूप से क्या करते हैं, हम आवेश को, चार्ज को फ्लो करवाते हैं। और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की डिवाइसें भी होती हैं जो उनको कंट्रोल करती हैं। तो क्या है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो है आवेश एक कंट्रोलित रूप से चलता है। और ये कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है। और डेटा कैसे एक्सेप्ट करता है, इस कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से हम सीपीयू को डाटा इनपुट करते हैं तो डाटा को स्वीकार करता है और उसे संशोधित करता है। सीपीयू के माध्यम से जो है डाटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर जो प्रोसेस डाटा होता है उसे आउटपुट के रूप में, इसे मॉनिटर के माध्यम से डाटा जो है हमें स्क्रीन में आउटपुट के रूप में दिखता है। यही पूरा सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, ये आगे आपको विकास क्रम में समझाएगा। तो ये चीज़ें चित्र के रूप में आपको दिख पा रही हैं। ये पूरा सिस्टम जो है कंप्यूटर है, जब इन सभी चीज़ों से मिलकर बनता है। ये सीपीयू होता है, ये आपका राउटर होता है। ये सभी डिवाइस आपको इंटरनेट में भी पढ़नी पड़ेंगी। ये आपकी कीबोर्ड है, ये माउस है, और ये आपकी पेन ड्राइव होती है, और ये आपका मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है। ये सभी चीज़ें अभी हम ये वेब कैम में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है ग्राफ के रूप में चीज़ें बताई गई हैं कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में मुख्यतः तीन चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले डाटा इनपुट होता है, और इनपुट के लिए, डाटा इनपुट करने के लिए विभिन्न प्रकार की डिवाइस होती हैं जैसे कि माउस और कीबोर्ड। फिर यह डाटा आपका सीपीयू में पहुंचता है और सीपीयू के अंतर्गत मदरबोर्ड होता है, और मदरबोर्ड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के डिवाइस लगे होते हैं। उन डिवाइस के माध्यम से डाटा को प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि आपने कैलकुलेटर के अंदर 2 प्लस, क्या आपने कैलकुलेटर के अंदर इनपुट किया 2 + 3 जोड़ करके बताओ, ये डाटा आपका क्या हुआ, इनपुट हुआ, कहाँ पर पहुँचेगा, सीपीयू में पहुँचेगा। यहाँ पर काउंट हो जाएगा 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। लेकिन ये 5 आपको यहाँ दिखेगा नहीं, और यह आपको कहाँ दिखेगा, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिखेगा। अगर आप आउटपुट डिवाइस ऑडियो के रूप में प्रयोग करते हैं तो आपको स्पीकर के रूप में सुनाई देगा। अगर स्क्रीन के रूप में आउटपुट डिवाइस ले रहे हैं तो आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। बहुत ज़रूरी है आपको विशेषताएं जानना। कई लोग जो है कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं बताते तो आप कंप्यूटर को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। हालांकि बहुत गहराई में नहीं बताऊंगा। सेम टॉपिक आपका एमपीपीएससी मेंस में भी दिया हुआ है, तो गलती मत कीजिएगा। आप जो है इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि आपका यह आगे प्रयोग में आएगा। क्या क्या कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं, मेंस में क्वेश्चन आता है तो यही हेडिंग डाल के आपको जो क्या है कंप्लीट कर देना है। कंप्यूटर की विशेषता होती है गति, और गति का मतलब क्या है, कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से क्या करता है, काम करता है। आपने कैलकुलेटर चलाया होगा, आपने वेबसाइट चलाई होगी, एक क्लिक से क्या हो जाता है, आपका सीधा परिणाम आपके सामने आ जाता है। दूसरा है सटीकता। सटीकता मतलब शुद्धता, शुद्धता बोले तो इंग्लिश में एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर में 100% परिणाम जो है सही आते हैं। बहुत कम संभावना होती है गलत परिणाम आएंगे। कभी आपने कैलकुलेटर में देखा है क्या गलत परिणाम आते हैं? तो गलत परिणाम आने की संभावना बहुत कम होती है। तो सटीकता होती है कंप्यूटर में। परिश्रम, थकान रहित, यानी कि जो है आपका डिलीजेंस बोल देते हैं, डिलीजेंस। तो यह कंप्यूटर जो है लगातार काम कर सकता है क्योंकि यह एक मशीन है और इसमें ऐसा नहीं है कि इसे भूख लगाएगी या बुखार चढ़ाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो लगातार इससे जो है थकान रहित होकर के काम कर सकता है, ये एक इसकी विशेषता है। एक व्यक्ति काम करते करते थक जाता है, परंतु कंप्यूटर में जो लगातार काम किया जा सकता है, इससे थकान नहीं होती है। बहुमुखी प्रतिभा होती है। इंग्लिश में देखें बहुमुखी प्रतिभा को, इसमें मैं जो है एक शब्द यहाँ पर विविधता भी लिख सकते हैं। कौन सा शब्द, आप विविधता भी लिख सकते हैं। तो हिंदी में बहुत सारे शब्द आते हैं, अगर इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप याद रखिएगा वर्सेलिटी। कंप्यूटर में वर्सेलिटी होती है, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। आज दिन देखें तो चाहे हेल्थ के कार्य हों, चाहे टीचिंग के कार्य हों, चाहे आपका प्रेजेंटेशन का कार्य हो, चाहे टेक्नोलॉजी का कार्य हो, या फिर एआई, मशीन लर्निंग इत्यादि कार्य कंप्यूटर से किए जा रहे हैं। चाहे वो कैलकुलेटर का कार्य हो, सभी कार्य जो है कंप्यूटर से होते हैं। अर्थात कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा होती है, इसमें कार्यों की विविधता पाई जाती है। भंडारण क्षमता, तो जहाँ हमारे कॉपी में क्या होते हैं, एक लिमिट पेज होते हैं, वहीं जो है कंप्यूटर में बहुत बड़ी भंडारण क्षमता होती है। जहाँ हर प्रकार के कंप्यूटर में अलग अलग भंडारण क्षमता होती है। तो जहाँ जीबी में होती है, कहीं टीबी में होती है, कहीं पीबी में भी होती है। तो जिस प्रकार की मेमोरी डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा उतनी भंडारण क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं इसमें।
स्वचालन कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद में कंप्यूटर जो है स्वतः चलता रहता है, इसे बार बार निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार आप म्यूजिक का बटन दबा देते हैं इस प्रकार से, तो गाना जो है आपका चलता रहता है, तो यह स्वतः चलने की क्षमता रखता है, यद्यपि एक बार इसे निर्देशन देने की आवश्यकता होती है। विश्वसनीयता होती है इसमें, तो विश्वसनीयता भी इसके परिणामों में जो हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। आजकल तो है, एक बार आप कैलकुलेट कीजिए, लेकिन दुकानों में जाइएगा, कैलकुलेटर से जो परिणाम निकल करके आता है आपको वो पैसा देना होता है, तो ये विश्वसनीयता होती है। तो ये विशेषताएं क्या है कंप्यूटर की हैं। कुछ कंप्यूटर की कमियां भी हैं, आप ध्यान रखिएगा। बुद्धिमत्ता की इसके पास में कमी होती है, ध्यान रखिएगा। 0 IQ लेवल होता है इसके पास। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप इसके सामने रो रहे हैं कि भाई ऐसा मत कर, तो इसे कोई सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यह एक मशीन है। स्वतः इसके पास में निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है। जैसा आप अपलोड करेंगे चीज़ें, जैसे बटन दबाएंगे वैसा ही कार्य करेगा। ऐसा ये नहीं सोचता है कि उदाहरण के लिए किसी लड़की की क्या कर रहे हैं आप, जो है तस्वीर बना रहे हैं, उसे मतलब गलत तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटर नहीं सोचने वाला है कि उसकी बदनामी होगी या बेइज्जती होगी। तो मतलब इसके पास में बुद्धि का अभाव होता है, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसा ही कार्य करेगा। इसकी सीखने की सीमित क्षमता है, जिस प्रकार के डिवाइस और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा वैसा ही सीख सकता है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें नहीं सीख सकता है। यह निर्भर होता है दूसरों पर। किसके ऊपर, एक तो यह है ऊर्जा पर निर्भर होता है। अगर लाइट चली गई तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरी बात जो है, यह व्यक्ति के निर्देशों पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है कि स्वतः निर्णय ले सके। वायरस और मैलवेयर का खतरा होता है इसमें। तो विभिन्न प्रकार के वायरस और मालवेयर आते हैं जो क्या कर देते हैं, फाइल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, डाटा लीक कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर इसका गलत प्रभाव होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के रेडिएशन छूटते हैं, तो क्या होता है, ये जो है स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव डालता है। प्रोग्रामिंग में त्रुटियां होने की संभावना रहती है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग शब्द नाम सुना हुआ है, तो जब कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है, तो उसमें एक गलती से जो बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है, याद रखिएगा। तो प्रश्न बनता है इनसे विशेषताओं और कमियों को लेकर अच्छे लेवल का प्रश्न बनता है। और जो आज का टेस्ट होगा, याद रखिएगा, दमदार टेस्ट होगा। तो आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा गलती करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो वो कंप्यूटर का क्या हो गया, विशेषताएं हो गया, सामान्य परिचय हो गया। अब ये देखिएगा कंप्यूटर में जो है चीज़ें कैसे विकसित हुई हैं, पहले कंप्यूटर कैसे होते थे। तो ये कंप्यूटर का क्या है, विकास क्रम है। देखिएगा बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर के विकास क्रम में। तो हमने इलेक्ट्रॉनिकी में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हुई थी। जब आप लगातार करेंगे, सभी चीज़ें करेंगे, तभी जो है एक व्यवस्थित तैयारी हो पाएगी। एक टॉपिक में पुनः वही चीज़ें दोबारा करवाने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आप पिछली वाली चीज़ें ध्यान रखें और इनको भी है यहाँ पर सेट करें। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के विकास क्रम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है पहले कैसे कंप्यूटर थे, तो पहले अल्प विकसित कंप्यूटर थे, बाद में धीरे धीरे कंप्यूटरों का क्या हुआ, विकास हुआ। तो एक तरफ मैंने थ्योरी के रूप में बताया हुआ है, एक तरफ चित्र के रूप में दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अबेकस नाम की कंप्यूटर की। तो ये कंप्यूटर नहीं होता था, एक गणना यंत्र होता था, अभी देखेंगे। अबेकस संसार का प्रथम गणना यंत्र है, याद रखना, प्रश्न आते हैं विकास क्रम से। तो अबेकस क्या है, संसार का प्रथम गणना यंत्र था। इसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। और जो आप ये वाला कंप्यूटर देख पा रहे हैं, इसमें कुछ लकड़ी का ये बना हुआ है। तो अंकों की गणना करने के लिए जो है ये अबेकस नाम के यंत्र का विकास किया गया था। तो अबेकस जो है पहला कौन था, ये गणना यंत्र था। इसके बाद पास्कलाइन आता है। 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा जो है इसका विकास किया गया था। अब प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी, जिससे क्या कर सकते थे, जोड़ और घटाना किया जा सकता था। कहीं ना कहीं ये कैलकुलेटर के ही एक अंश थे, और आगे चल कर के कैलकुलेटर से ही कहीं ना कहीं कंप्यूटर का विकास हुआ। डिफरेंस इंजन और एनालाइटिकल इंजन, ये कंप्यूटर के विकास की दिशा में एक नया मोड़ था। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। एनालाइटिकल जो इंजन है, यह दुनिया का प्रथम कंप्यूटर माना जाता है, याद रखिएगा। ये सभी क्या थे, गणना करने के यंत्र थे, यानी कैलकुलेटर थे। लेकिन जो प्रथम कंप्यूटर माना जाता है, एनालाइटिकल इंजन को माना जाता है दुनिया का प्रथम कंप्यूटर। और लेडी एडा अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, कोड करने वाली। तो ये कंप्यूटर जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला तीसरे नंबर कंप्यूटर, ये आपका डिफरेंशियल इंजन है और एनालाइटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज द्वारा इसी का विकास किया गया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, इन्हीं चीज़ों को याद कीजिएगा, ये फैक्ट हैं। इन फैक्ट को जो है चित्र आपके सामने दिए हुए हैं, ज़्यादा समझाने का कोई मतलब नहीं है, समय की बर्बादी होगी, समय अपने पास में लिमिटेड है।
तो ये सीधे फैक्ट आते हैं कि प्रथम कंप्यूटर कौन था, किसने विकसित किया था। तो आपसे कोई पूछे कि ब्लेज पास्कल को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, तो इस प्रकार से अपनी इसके माध्यम से व्याख्या को और मजबूत कर सकते हैं। मार्क फर्स्ट की बात की जाए तो यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये प्रथम कंप्यूटर था लेकिन ये स्वचालित नहीं था, इसमें जो है बार बार इसे चलाना पड़ता था। और यह जो है पूर्ण स्वचालित प्रथम विद्युत गणना यंत्र है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। आई थिंक यह इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता था, इसे जो है चलाने के लिए मानव की एनर्जी की आवश्यकता होती थी। और एनियक जो है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ये सभी फैक्ट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एनियक का विकास प्रथम पीढ़ी में किया गया था। अभी हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर का क्या हो जाता है, विकास क्रम हो जाता है। ये क्रम से जो चित्र लगे हुए हैं ये एक एक करके हैं। ये जो है आपका मार्क फर्स्ट नाम का कंप्यूटर है, ये डिफरेंशियल इंजन है। और सॉरी, मार्क फर्स्ट नहीं, ये एनियक नाम का कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा, एनियक, जो कि प्रथम पीढ़ी में बनाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकारों की बात करते हैं। आखिर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, तो इसे अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो कंप्यूटर को जब हम अनुप्रयोग के आधार पर बांटते हैं तो 3 प्रकार का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जब इसकी क्षमता के आधार पर बांटते हैं तो होता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर होता है। जहाँ माइक्रो कंप्यूटर सबसे कम क्षमता वाले होते हैं, वही सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा क्षमता वाले होते हैं। और जब पीढ़ियों के आधार पर बांटते हैं तो यह जो है कंप्यूटर के विकास की 5 पीढ़ियाँ हैं। और प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, इन सभी को हम अलग अलग करके देखते हैं। इसके पहले आपको आवश्यकता है कि ये चीज़ समझ में आ जाए एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो एक सिग्नल जो है फिक्स वे में चल रहा है। कैसा चल रहा है, फिक्स वे में चल रहा है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये फिक्स नहीं है, यहाँ देखिएगा, यहाँ फिक्स नहीं कर सकते इस प्रकार से। ये क्या है, एक तरंग की शेप में चल रहा है। तो ये वाला सिग्नल जो तरंग के रूप में चलता है क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। और जो डिजिटल सिग्नल होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो और कुछ मैं उदाहरण के माध्यम से अगर बताऊँ तो यानी कि इसमें आप ये नहीं कह सकते 100% जो है इसमें श्योरिटी नहीं होती है, कि इसमें 100% जो है इसमें प्रमाणिकता नहीं होती है एनालॉग सिग्नल में। जबकि डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, 100% जो है श्योर होता है। ये आपने जो है कभी ना कभी कांटे वाली घड़ी पहनी होगी, उसमें 100% ये नहीं कह सकते हैं कि इतना टाइम है ही, इतना टाइम है ही, क्योंकि कांटों के बीच में जब 100% आप सटीकता का अनुमान लगाएंगे तभी कह सकते हैं। और सेकंड के मतलब कुछ नैनो सेकंड का अंतर हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग में चलता है, फिक्स में चलता ही नहीं है। भाई देखिएगा, यहाँ फिक्स थोड़ी ना है, ये फिक्स नहीं है, यहाँ भी फिक्स नहीं हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा मतलब अंतर हो रहा है। तो ये फिक्स नहीं होता है। लगभग 99% से ज़्यादा चीज़ें इसमें सही होती हैं, लेकिन 1% 100% श्योरिटी नहीं होती है। और आपने अगर कभी जो स्टेथोस्कोप के अंतर्गत आला आपने देखा होगा, जो डॉक्टर वो पोंपों जैसा दबा करके क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने का प्रयास करता है। तो आपने क्या कभी सोचा है कि आज भी डॉक्टर जो है उस आले का प्रयोग करते हैं, फिक्स आंकड़े का, यानी कि डिजिटल जो स्टेथोस्कोप वगैरह आते हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि मशीनें ख़राब हो सकती हैं लेकिन एनालॉग सिग्नल ख़राब नहीं होता। ये भले ही लगभग में परिणाम देता है, लेकिन ये 100% जो है सही परिणाम देता है। मतलब गलत होने के इसके चांस नहीं होते हैं, भले ही थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, क्योंकि यह भौतिक राशियों के आधार पर चलता है। भौतिक राशियों के आधार पर चलता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर इत्यादि के आधार पर चलता है। आपने बाइक चलाई होगी तो बाइक में जो स्पीडोमीटर देखा होगा, जो आपका स्पीड का कांटा लगा होता है, वह भी एनालॉग सिग्नल का उदाहरण है। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके आगे समझ लेते हैं। कोई भी प्रश्न रह जाता है तो आप क्या करेंगे, हमें बताएंगे, और आप जो है टेलीग्राम में भी बता सकते हैं, वहाँ भी रहते हैं। अब देखिएगा, हम जो है सिग्नल के आधार पर कंप्यूटर को देख रहे हैं। तो पहला कंप्यूटर हमारे पास में एनालॉग कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को मापते हैं जो लगातार बदलती रहती हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो किसके आधार पर काम करते हैं, भौतिक मात्राओं के आधार पर काम करते हैं, जैसे कि तापमान, दाब, वोल्टेज, गति आदि। गति के मापन के आधार पर ही स्पीडोमीटर का निर्माण होता है। वोल्टेज के मापन के आधार पर वोल्ट मीटर का निर्माण होता है। और दाब का जो होता है, दाब मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र होता है, तो इन्हीं राशियों को मापता है। और तापमान मापने के लिए जो है थर्मामीटर होता है। ये सभी किसके उदाहरण हैं, आपके
एनालॉग सिग्नल के या एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हो जाएंगे। इधर देख सकते हैं कि जो स्पीडोमीटर है, थर्मामीटर है, वोल्ट मीटर है, पेट्रोल पंप मीटर जो लगा होता है, सभी किसके उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पर कांटे पर जो है चिन्ह दिखाया जा रहा है, तो ये कांटे वाले जितने भी कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भौतिक राशियों के आधार पर चलते हैं। और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर डेटा को असतत रूप में यानी कि बाइनरी अंक और 0 और 1 के रूप में संशोधित प्रोसेस करते हैं। ये सबसे अधिक उपयोगी किए जाने वाले कंप्यूटर हैं। अगर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, ये पहले जो आप 10 रुपए की एक घड़ी पहनी होगी जो कि लुप्त लुप्त चलती थी, और उसमें जो है फिक्स टाइम बताया जाता था कि भाई 20:18 17 मिनट 17 सेकेंड, इतने जो फिक्स टाइम बताया जाता था। क्योंकि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो इस प्रकार से फिक्स चलता है, बिल्कुल इस प्रकार से फिक्स चलता है, यानी कि यहाँ पर जो ऊपर ये है कोई अंतर नहीं होता है, 100% पूरी सटीकता होती है। जितनी भी LED लाइट होती हैं, जितने भी वर्तमान के आधुनिक कंप्यूटर हैं, वो सभी क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और जितने कांटा वाले सिस्टम होते हैं ये कैसे हैं, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। डिजिटल कंप्यूटर में आएगा आपका डेस्कटॉप, PC, लैपटॉप, स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, जो सभी जिसमें डिजिटल के रूप में, स्क्रीन के रूप में चीज़ें दिखती हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आगे चीज़ों को देखते हैं। और एक कंप्यूटर है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों सिग्नल को मिलकर के बनाया जाता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर में जो है अस्पताल में ज़्यादा करके ICU में उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सीरियस पेशेंट आता है तो कई बार ऐसा होता है कि डिजिटल कंप्यूटर गलत हो सकता है, तो एनालॉग कंप्यूटर के सिग्नल का भी प्रयोग करते हैं, और रिसर्च में भी इनका प्रयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। प्रश्न क्या बनता है यहाँ से, अभी तक जो है यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछा गया है। प्रश्न आपसे बहुत करेगा तो इतना ही पूछ सकता है कि कौन सा डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है, कौन सा एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, बस इतना ही पूछा जा सकता है। बाकी PDF जो है आपको मिल जाएगा, वहाँ और डिटेल में पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं कि, तो जब पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन थे, दूसरी पीढ़ी के, पीढ़ी से आशा यहाँ से समय से है, समय के आधार पर जब कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं कि पुराने ज़माने के कंप्यूटर कौन थे, फिर उसके बाद कंप्यूटर कौन से आए, उसके बाद कौन से आए, तो वो क्या है, पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर हैं। तो देखिएगा, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, जो 1940 से लेकर के 1956 तक के कंप्यूटर थे, उन्हें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाता है। और इनमें जो है मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती थी वो क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब। ये हम पढ़ भी चुके हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस होती थी वो क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब। और इसका आविष्कार 1907 में जॉन एम्बुस फ्लेमिंग द्वारा जो है किया गया था। अब देख लेते हैं प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनकी क्या विशेषताएं होती थी। तो आप देखेंगे कि इनका जो है बहुत बड़ा आकार होता था, और यह जो है बहुत गर्म कंप्यूटर होते थे। इस कंप्यूटर में क्या है, मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था। मशीन भाषा क्या होती है, अभी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर की जो है लैंग्वेज पढ़ेंगे। लैंग्वेज में अब 2 प्रकार की लैंग्वेज पढ़ेंगे आगे चल करके। एक होगी मशीन लैंग्वेज और एक होगी हाई लैंग्वेज, यानी कि जो वर्तमान में हम भाषा जानते हैं उसे हाई लैंग्वेज कहते हैं। जो कंप्यूटर भाषा समझता है वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, और जो आपके कीबोर्ड में भाषा होती है वो इस प्रकार की नहीं होती है। तो जब पहले शुरुआत में जो है 0 और 1 के रूप में ही टाइपिंग करनी होती थी, जिसे कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता था वही जो है कंप्यूटर चला पाता था। आज जो है आप अपना उदाहरण के लिए हेलो जो है आप टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में वास्तव में हेलो नहीं जाता होता है। कंप्यूटर जो है आपके हेलो को जो है इस रूप में ग्रहण करता है। तो आप जैसे ही एच की दबाते हैं तो एच की पहले 0 के रूप में टाइप होती है वापस जो है, और इसके बीच में जो है अब वर्तमान के कंप्यूटरों में ट्रांसलेटर आने लगा है, जो आपकी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में क्या करता है, ट्रांसलेटर करता है। तो इसमें नई भाषा नहीं बनी हुई थी, वही मशीन कंप्यूटर की भाषा ही इस्तेमाल की जाती थी। तो कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा लोग नहीं चला पाते थे, बिजली जो है बहुत ज़्यादा खाता था। कौन? जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर था। ये विशेषताएँ आप पढ़ सकते हैं। विशेषताओं से प्रश्न बहुत कम आता है, मेंस के लिए विशेषताएं होंगी। तो ये आपकी वैक्यूम ट्यूब है, इसको जो है प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है सिर्फ इतना पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी जो है प्रोसेसिंग डिवाइस होती थी, तो आप ध्यान रखेंगे वैक्यूम ट्यूब, हिंदी में निर्वात नली बोलते हैं। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे 1956 से 63 तक के कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के थे, और इसमें जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो चुका था। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का। और इसकी जो विशेषता हैं आप देख सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब से छोटे और तेज हो गए थे। क्यों? क्योंकि
जो आपका ट्रांजिस्टर है आकार में बहुत छोटा होता है और यहाँ पर कम गर्मी और कम बिजली खपत होने लगी थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कम ऊर्जा खाता था। और यहाँ पर जो है कुछ लैंग्वेज का भी आविष्कार हो जाता है, जैसे कि फोरट्रॉन और कोबोल। तो अभी हम ये भाषाएं पढ़ेंगे। आपसे प्रश्न आता है कि प्रथम कंप्यूटर की हाई लैंग्वेज कौन थी, तो फोरट्रॉन जो है पहली भाषा थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं, ये 3 आंकड़ों वाला जो है हम ट्रांजिस्टर है, इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग यही पूछा जाता है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। और जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इनमें आईसी चिप का आविष्कार जो है, ये आविष्कार हम सभी के पढ़ चुके हैं पहले, कि जैसे ट्रांजिस्टर का आविष्कार ब्रेटन बार्डिन साकले ने किया था और इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जो है जैक किलबी द्वारा 1958 में किया गया था। और इसके बाद जो है प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। और माइक्रो प्रोसेसर का जो होता है मुख्यतः यूँ कहिए कि VLSI भी इसी को कहते हैं, या यूँ कहिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर जो है आईसी चिप से ज़्यादा स्पीड बना सकता था, तो इसे जो है LSI कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आईसी चिप को क्या कहते थे, LSI कहते थे, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब जब इससे ज़्यादा स्पीड हो गई तो उसे क्या कहा गया, VLSI कहा गया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यही जो है आगे चल करके माइक्रो प्रोसेसर कहलाया था, जो कि आकार में बहुत छोटा था, प्रोसेसिंग का कार्य करता था, तो माइक्रो प्रोसेसर कह दिया गया। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही ध्यान रखना अच्छी बात लिखी हुई है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अभी हमने विशेषताएं नहीं देखी हुई है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ था कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है शुरुआत हो गई थी और कीबोर्ड मॉनिटर इनका उपयोग शुरू हो गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हो चुका था और यहाँ पर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गए थे। ये अभी हम अलग से पढ़ेंगे, इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, एक होता है जो है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। आपने छोटे से मोबाइल में पहले देखा होगा कि आपको अगर गाना चलाना है तो वहाँ पर ऑडियो वाले जो लिखा हुआ ऑडियो होता था उस पर क्लिक करते थे। अब जो है गाना चलाने के लिए ऑडियो का पूरा जो है क्या आता है, लोगो बना हुआ आता है। तो ये ग्राफिकल यूजर ग्राफिकल यानी कि फोटो वाले जो है इंटरफेस वाले आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए सॉफ्टवेयर मिलने लगे हैं। अब 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसमें ULSI का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना, ये पूरे नाम पूछे जाते हैं, VLSI का पूरा नाम, ULSI का पूरा नाम, तो ये याद रखेंगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि AI का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हमें देखने को मिलता है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का प्रयोग, AI हमारे इसमें अलग से टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। AI और रोबोट का प्रयोग जो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। तो ये जो क्या है कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के रूप में भी डिवाइस दिखाई हुई हैं। तो ये डिवाइस अगर देख पा रहे हैं, ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब है और ये क्या है, ट्रांजिस्टर है। ये आपका प्रथम पीढ़ी में हो जाएगा कौन, वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में। ये आप देख पा रहे हैं आईसी चिप है। किसी का कल प्रश्न था कि भाई आईसी चिप क्या होती है, तो आईसी चिप एक प्रकार की डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में लगाई जाती है और यह तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में पहली बार प्रयोग में ली गई थी। और इसके माध्यम से जो है इसमें सब कुछ इनबिल्ट होता है, जैसे कि एम्पलीफायर हमने कल पढ़ा हुआ था, वो भी इसी में इनबिल्ट होता है। जहाँ पहले बहुत बड़ी हम क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, अब जो है आईसी चिप का प्रयोग होने लगा था। तो तीसरी पीढ़ी में है, सिर्फ इतना प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो है VLSI है और ये आपका ULSI है। तो इनका जो है प्रयोग कब किया गया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप PDF में इन्हें और अच्छे से जो है एक बार रीड कर लेंगे अगर चीज़ें समझ में न आई हों। फैक्ट हैं, आपको याद करना होगा, समझाने लायक चीज़ें जो हमें ग्राफ के रूप में भी समझाई हुई है। अब हम देखते हैं किसके आधार पर कंप्यूटर, अब हम देखते हैं कंप्यूटर को क्षमता के आधार पर देखते हैं कि किस कंप्यूटर की कितनी क्षमता होती है। तो जब हम क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को देखते हैं तो इसमें जो हम 4 भागों में बांटते हैं। क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा जाता है। जो सबसे बड़ी क्षमता वाले, सबसे ज़्यादा क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं उन्हें सुपर कंप्यूटर कहते हैं। जो उससे कम क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। जो उससे कम क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं उन्हें मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। जो सबसे कम क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अब इनमें जो प्रश्न बनता है, सिंपल सा आपको
ये जो आपका सुपर कंप्यूटर है, कौन सा है, जो सुपर कंप्यूटर है और बाकी के कंप्यूटर है, देखिएगा ये सभी विशेषताएं लिखी हुई हैं। प्री के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विशेषताएं नहीं हैं। तो इसमें जैसे देखेंगे चीज़ें, सुपर कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाता है, एक बार समझ लीजिएगा। जो सुपर कंप्यूटर होता है इसमें हज़ारों लोग जो है एक साथ काम कर सकते हैं, इतना बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। इसकी क्षमता पेटाबाइट में जो है मापी जाती है, पीबी में। आप जानते हैं मेमोरी इकाई को लेकर कि एमबी तक आपने नाम सुना होगा, जीबी का नाम सुना होगा, लेकिन टीबी भी होती है, ईबी होती है। टीबी मतलब टेराबाइट, फिर होती है एटाबाइट, फिर इसके बाद पेटाबाइट और सबसे बड़ी जियोप होती है। तो पेटाबाइट की क्षमता होती है किसकी, सुपर कंप्यूटर की। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर होता है, 1000 लोग इसमें काम कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसका प्रयोग जो है वर्तमान में रिसर्च में किया जाता है, जैसे कि भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है, उसके पास में एक सुपर कंप्यूटर है। डीआरडीओ है, उसके पास में भी सुपर कंप्यूटर है। तो जहाँ लाखों लोग, करोड़ों लोगों का एक साथ काम करना हो, बहुत अद्वितीय गणनाएं करनी हो, यह जो है सबसे तेज है। कितना ट्रिलियन गणना जो है 1 सेकेंड में कर सकता है, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले 10 लाख, आप जानते हैं 10 लाख को क्या कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं। कई मिलियन से बड़ा होता है 1 बिलियन, और कई बिलियन से बड़ा होता है 1 ट्रिलियन, यानी कि अरबों खरबों गणनाएं जो है 1 सेकेंड में हो जाती हैं, किसमें, सुपर कंप्यूटर में। इसी प्रकार से मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी हज़ारों लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी मेन फ्रेम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। 2 फैक्ट यहाँ पर और याद करने हैं आपको। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, अगर विश्व में अगर बात की जाए तो सैमुअल क्रे को जो है क्या करते हैं, सैमुअल क्रे को जो है विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। अच्छे प्रश्न हैं। भारत में अगर सुपर कंप्यूटर के जनक की बात की जाए तो शांति स्वरूप भटनागर को जो है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये फैक्ट लिखे हैं या नहीं लिखे हैं तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। शांति स्वरूप भटनागर को कहा जाता है। एक प्रश्न और आ जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था फिलो साल्वर था, ध्यान रखिएगा। फिलो साल्वर जो है पहला कंप्यूटर था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सफल नहीं हुआ था, तो ये सफल कंप्यूटर नहीं था। प्रथम सफल कंप्यूटर जो है परम 8000 है। कौन सा है, परम 8000 है। और 2020 तक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है परम सिद्धि एआई है। कौन है, परम सिद्धि एआई जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। आप लोग कह रहे हों कि आज अच्छे से लिख करके नहीं बता रहे हैं, तो कंटेंट ज़्यादा है और जो है हम चीज़ें प्लान के मुताबिक कर रहे हैं। और ये पहले से फिक्स होता है कि कौन कितने समय में करवाया जाना है, कितनी देर में जो है कितनी चीज़ें होना है, पहले से फिक्स है। अगर उससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर प्लान बिगड़ेगा और जो है चीज़ें समय पर नहीं हो जाएंगी। और ये एक स्ट्रेटजी जो है एक पूरी तरीके से कट ऑफ को पार करने वाली स्ट्रेटजी है, तो मुझे उस अनुसार चलने दीजिएगा। तो सुपर कंप्यूटर, मैन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं, मिनी कंप्यूटर में भी आपके 204 लोग से लगाकर 200 लोग काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम में हज़ारों लोग काम कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर में भी हज़ारों लोग काम कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर है। और जो जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी होते हैं, सब क्या हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो ये देखिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ये वाला देखिएगा, ये सुपर कंप्यूटर है और इसका आकार इतना बड़ा होता है, इसे 10-10, 15-15 बिल्डिंग में जो है सेट किया जा सकता है। इस प्रकार से बनाया जाता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें जब हज़ारों लोग काम कर सकते हैं, कई जगह से काम कर सकते हैं, तो बहुत बड़े आकार कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। इसके बाद ये जो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जी हाँ कंप्यूटर है ये। और ये जो है आपका लगभग 4 से 200 लोग काम कर सकते हैं, ये आपका मिनी कंप्यूटर है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है। आपने इसे तक देखा होगा, इसके आगे नहीं देखा होगा, क्योंकि सामान्यतः ये व्यक्ति बड़े कंप्यूटर देखने के लिए आपको बड़े अनुसंधानों, इसरो वगैरह में जाना होगा। आप क्या कभी सोचा है कि रेलवे की लाखों यात्री जो है कंट्रोल किए जाते हैं, तो जो है इन कंप्यूटरों से भाई ब्लास्ट हो जाएंगे, ये बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर की हो सकता है, उसके पास में सुपर कंप्यूटर है। तो ये सभी विशेषताएं लिखी हुई हैं कि इनकी गति कितनी होती है, कितने लोग काम कर सकते हैं, लागत कितनी होती है, भंडारण क्षमता कितनी होती है। उदाहरण क्या है, तो परम 8000 जो है हमने बात कर लिया है, परम सीरीज जो है भारत का कंप्यूटर है। मुख्य उपयोग जो है रिसर्च करने में, भाई जो सुपर कंप्यूटर जो है रिसर्च करने में इसका उपयोग करते हैं। अब पूरे विश्व का मानसून का पूर्वानुमान लगाना है, जलवायु का अध्ययन करना है, वैज्ञानिक
सिमुलेशन में करते हैं, परमाणु के अनुसंधान करने में करते हैं। अभी तो एक कंप्यूटर आपने नाम नहीं सुना होगा, रिसर्च स्तर पर चल रहा है, जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। क्या नाम है? क्वांटम कंप्यूटर। यह है सुपर कंप्यूटर से भी हज़ारों गुना काम करने वाला कंप्यूटर होने वाला है, जिस दिन आपके आ जाएगा। भी रिसर्च स्तर पर है, कई जगह बना भी लिए गए हैं कुछ समय पर, लेकिन अभी जो है पब्लिश नहीं किए गए हैं। तो ये कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर का भी बहुत तेज़ है। जितनी देर में सुपर कंप्यूटर काम करता है उससे हज़ारों गुना तेज़ जो होगा आपका क्वांटम कंप्यूटर होगा, क्योंकि इसकी स्पीड जो है परमाणु के आधार पर चलती है। किसके आधार पर? परमाणु के आधार पर। जितनी गणनाएं वो 1 सेकंड में करेगा, वो 1 सेकंड से आधे समय में ये कर देगा। तो ये है, ये क्या है आपके क्षमता के आधार पर सुपर कंप्यूटर हैं। यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो क्रम ध्यान रखना है, दूसरी बात ध्यान रखना है सुपर कंप्यूटर को लेकर के जो हमने बातें की, जनक वगैरह। और भारत में जो है सुपर कंप्यूटर परम 8000 परम श्रेणी जो है सीडेक पुणे नाम की संस्था है, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। बाकी जो है अभी जो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का कौन तेज़ है, करंट अफेयर में चीज़ें हम जो है कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि सबसे तेज़ पूरी दुनिया में कौन सा सुपर कंप्यूटर। फुगाकू जो है जापान का इसके पहले रहता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। PDF जरूर आप देखेंगे, क्योंकि इसमें चित्र जो है डिजाइन करने में काफ़ी समय लगा हुआ है। तो ये जो है हमने क्या देखा, कंप्यूटर के तीनों प्रकार हमने देख लिए कि किस किस प्रकार से कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। तो हमने क्या देखा? अनुप्रयोग के आधार पर देखा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जहां एनालॉग कंप्यूटर जो है एनालॉग सिग्नल पर आधारित होता है, यानी कि ताप दाब इत्यादि पर आधारित होता है। और जैसे थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, ये क्या है? एनालॉग कंप्यूटर हैं। डिजिटल कंप्यूटर फिक्स सिग्नल पर आधारित होता है। जितने भी आपके डिजिटल उपकरण होते हैं डिजिटल कंप्यूटर हैं। जो दोनों का उपयोग करता है वो क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उससे कम जो है मिनी कंप्यूटर होता है, सबसे कम जो है माइक्रो कंप्यूटर होता है। आपके हाथ में लिया हुआ मोबाइल जो है माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो सबसे खास बात की जाए तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप का प्रयोग किया गया था। अभी ये प्रश्न 2024 से 25 में आया हुआ था कि तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर। तो कोई भी पूछा जा सकता है। और चौथी पीढ़ी में जो है VLSI का प्रयोग किया गया था। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पाँचवीं पीढ़ी में ULSI का प्रयोग किया गया था। ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और साथ में AI और रोबोट का भी इसमें क्या है? प्रयोग है पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर में। तो चलिए अब इसके अलावा अगर पूछ लिया आपसे कि भविष्य का कंप्यूटर किसे कहते हैं, भविष्य का कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो जो क्वांटम कंप्यूटर की मैंने चर्चा की हुई है, क्वांटम कंप्यूटर की, ये क्या है? भविष्य के कंप्यूटर हैं। आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ें होने के बाद में हमारे पास में है अब है हमारे पास में कंप्यूटर का मुख्य भाग। देखिएगा अभी हमने पढ़ा हुआ था, ये सब लिखा हुआ जो है आपके समझने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि PDF जो है बाद में लोगों के पास में पहुंचता है, तो आप जो क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं यहाँ पर, फिर बाद में समझने के लिए पढ़ने के लिए जो है ये इसमें डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में हमने देखा था कि इसके अंतर्गत जो है इनपुट देने का पहले सिस्टम होता है। सबसे पहले इनपुट देते हैं और फिर जो है कंप्यूटर से क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है। लेकिन आउटपुट और इनपुट के मध्य में कुछ क्रियाएं होती हैं, और वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रोसेसिंग कहलाती हैं। क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में। और प्रोसेसिंग जो है जिसके माध्यम से होती है उसे CPU कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। और CPU में जो है विभिन्न सारे उपकरण होते हैं। अब ये जो है पूरा का पूरा आप ये CPU देख पा रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वही आपको देखना है। तो इसमें देखेंगे जब, तो ये CPU है। CPU जो है मदरबोर्ड होता है CPU के अंतर्गत, और मदरबोर्ड में ही सभी प्रकार की चीज़ें लगी होती हैं, चाहे वो रैम हो, चाहे रोम हो, या फिर अन्य प्रकार की चीज़ें हों, सब कुछ है। पोर्ट वोर्ट वगैरह जितने भी आपके चार्जर के लिए पोर्ट, साउंड के लिए पोर्ट होते हैं कंप्यूटर में, या फिर बस होती हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से बाहर से लगाई जा सकती हैं प्रिंटर के लिए, तो वो सब जो है इसी में लगा होता है मदरबोर्ड में। ठीक है, तो CPU जो है ये रहा है आपका। इसके अंतर्गत जो प्रोसेसर होता है, मेन चीज़ क्या होता है? प्रोसेसर, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कह देते हैं। और इसी के रूप में जो है पहले इस माइक्रो प्रोसेसर में किसी समय पर जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, फिर ट्रांजिस्टर का, फिर IC चिप का, और फिर आपका VLSI और ULSI का प्रयोग किया गया था। ये रैम होती है, ये रैम वगैरह यहीं पर सेट होती हैं, इसमें यहाँ पर लगाई जाती हैं। रैम जो है यहाँ पर लगाई जाती हैं,
इसी में कैश मेमोरी लगी होती है, इसी में रोम लगी होती है। तो मेमोरी वाले में देखेंगे। ऑप्टिकल ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव होती है, सब इसमें लगाया जा सकता है। और ये जो सभी चीज़ें किस में लग जाती हैं, CPU में लग जाती हैं। आपको ध्यान क्या देना है, तो हालांकि अब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं भाई, कंप्यूटर में एडवांस प्रश्न आने लगे हैं अब। और ये आधारभूत कंप्यूटर एक हिस्सा है, लेकिन 2 प्रश्न तो आएंगे ही, 1 से 2 प्रश्न जो है आएंगे आधारभूत कंप्यूटर से, 1 प्रश्न तो पक्का है। और उसमें जो है आपसे डिवाइस को लेकर के प्रश्न पूछता है, सिंपल सा, कि कौन सी डिवाइस इनपुट आउटपुट है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, CPU कर रहे हैं, CPU कर रहे हैं। CPU का पूरा नाम जो है, बहुत साधारण प्रश्न है, पूछ लेता है आपसे कभी कभी, जो पहले के पेपर हुए हैं MPPSC में, उसमें पूछा गया है कि CPU का पूरा नाम क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और यह कंप्यूटर के मुख्य कार्यों को क्या करता है, निर्देश देता है। क्या कंप्यूटर को कार्य करना है, उनको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, साथ ही साथ कंट्रोल भी करता है। तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं, फेचिंग, यानी कि जो भी जब उसमें प्रोग्राम क्या होता है, फेचिंग मतलब चीज़ों को क्या होता है, खोजना होता है। क्या होता है, खोजना होता है। आप वेबसाइट में कुछ भी खोजते हैं तो वो खोजने का जो इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो कौन देता है, CPU देता है। डिकोड करना, आपने कुछ चीज़ जो है ऐसे भेजी हुई है, आपने जो है लिखा राम की जन्म तिथि बताओ, या जन्म कुंडली बताओ, या राम के बारे में बताओ, तो आप तो यहाँ टाइप करेंगे RAM राम। लेकिन जो है कंप्यूटर RAM को क्या करेगा, 01 की लैंग्वेज में, मशीन भाषा में कन्वर्ट करेगा। और फिर जो है ये मतलब भाषा को डिकोड करने का प्रयास करता है। और डिकोड कैसे करता है, इसके लिए जो है CPU में ट्रांसलेटर लगे होते हैं आपकी भाषा को समझने के लिए। तो डिकोड करता है। निष्पादन करना है, जो भी आपने चीज़ें मांगी हुई है कंप्यूटर से, तो उसमें क्या करता है, जो प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में रन करता है। जैसे आपके उसमें गोल गोल ऐसे घूमता रहता है, तो उसी रन करने को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट करना कहते हैं, या निष्पादन करना कहलाते हैं। अब जो कंप्यूटर का CPU होता है, उसके कितने घटक होते हैं, वो मतलब अकेले तो कार्य नहीं करता है, हिस्सों में बटा होता है। तो एक घटक होता है इसका ALU, क्या होता है, ALU, और एक होता है CU। CU का मतलब होता है कंट्रोल करने वाली यूनिट, और इसका मतलब होता है ALU का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि तार्किक कार्य करने के लिए, तार्किक गणितीय कार्य करने के लिए ये होती है ALU, और कंट्रोल करने के लिए होती है CU। तो ये जो है मुख्य इसके 2 घटक होते हैं। तो कौन कौन से 2 घटक हैं, तो पहला घटक है आपका ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय तर्क इकाई। इसका कार्य क्या होता है, जो ALU यूनिट होती है CPU की, इसका कार्य होता है सभी अंक गणितीय, जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग, और तार्किक यानी कि लॉजिकल, जैसे कि तुलना करना किसी चीज़ से, कौन लंबा है, कौन कम लंबा है, कौन ज़्यादा ऊंचा है, ऐसी जो है इनका संचालन करना किसका कार्य होता है, ALU का कार्य होता है। यह CPU का वह हिस्सा है जहां वास्तविक गणना की जाती है। दूसरी जो यूनिट होती है वो है आपकी कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट में देखेंगे, यह CPU और कंप्यूटर का मतलब क्या है भाई, कंट्रोल करना, चीज़ें जो है नियंत्रित रूप से फ्लो हो सके, जो है वो ऐसा करना। जितनी भी चीज़ें इसमें CPU में लगी हुई हैं, जैसे कि कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच डेटा और निर्देशों के प्रवाह को निर्देशित और नियंत्रित करती है। यह ALU मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बीच में क्या करती है, कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय बैठाए रहती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर सभी चीज़ों को मिलकर के काम करना है तो उसमें यह जरूरी है कि कोई कंट्रोल करने वाला हो, तो ये कंट्रोल यूनिट होती है। इसके बाद है आपका रजिस्टर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। रजिस्टर क्या होता है, एक प्रकार की फ्रेंड्स मेमोरी है। ये मेमोरी है, आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ध्यान रखना कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी है। आपने अगर कैश मेमोरी पढ़ी हुई है तो वो गलत है। यह CPU में ही लगी होती है। और CPU जैसे कोई भी परिणाम क्या करता है, प्रोसेस करता है, तो तुरंत इसमें डाटा जो है भेजता है, तुरंत इसी से डाटा लेता है। लेकिन इसका स्पेस जो है बहुत कम होता है, बहुत छोटी मेमोरी होती है, चाहे 1 MB से भी कम होती हो, ठीक है। तो यह CPU के अंदर बहुत छोटी लेकिन सबसे तेज मेमोरी यूनिट होती है, जिसका उपयोग डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से टेम्पोरली रखने के लिए किया जाता है, जो वर्तमान में प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, दुनिया नहीं, आपको रजिस्टर ध्यान रखना है। रजिस्टर में क्या है, सबसे तेज मेमोरी है, और ये कहाँ लगी होती है, CPU में लगी होती है, ठीक है। देखिए ऐसा होता है भाई, जब ये डाटा, हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कैसे डाटा स्टोर होता है, कैसे डाटा लिया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, CPU होता है। इधर जो हो जाएगा CPU हो जाएगा, और CPU के बाद में सीधा क्या हो जाएगा, डाटा आउट हो जाएगा, यानी कि आउटपुट डिवाइस में पहुंच जाएगा, आउटपुट हो जाएगा।
और CPU के पहले क्या होती है, रजिस्टर मेमोरी लगी होती है, रजिस्टर के बाद क्या लगी होती है, कैश मेमोरी होती है, कैश के बाद क्या होती है, रैम मेमोरी होती है, और रैम के बाद क्या होती है, रोम होती है। ठीक है, और रोम के बाद क्या होता है आपका, इनपुट होता है, यानी कि कीबोर्ड होगा, इनपुट डिवाइस होगी। तो इस प्रकार का सिस्टम होता है। तो यहाँ से आपने डाटा दिया तो ये डाटा धीरे धीरे पहुँचेगा, लेकिन CPU के नज़दीक सबसे मेमोरी कौन होती है, तो जो सबसे नज़दीक होती है वही सबसे तेज़ होती है। तो सबसे तेज़ कौन होगी, रजिस्टर। ये क्रम पूछा जाता है, याद रखिएगा, रजिस्टर, कैश और रैम रोम। लेकिन ये दो मेमोरी ऐसी होती हैं, रजिस्टर और कैश, अस्थायी मेमोरी होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा तो इनका डाटा क्या हो जाएगा, झक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये रोम जो होती है, रोम समानतः जो है उसी कंप्यूटर में ही लगी होती है, इन्हें प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, हालांकि प्राथमिक मेमोरी पूरी की पूरी यहाँ से जो है प्राथमिक मेमोरी होती है, और इसके बाद में जो मेमोरी लगी होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि बाह्य मेमोरी होती है, जिसे द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। अब ये मेमोरी में चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। आगे बढ़ जाते हैं। अब है हमारे पास में इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इनपुट डिवाइस का सीधा सा प्रश्न आता है, आपको जो है प्रश्न दिया जाएगा और ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछेंगे कौन सा इनपुट डिवाइस है अथवा कौन सा नहीं है। सिंपल प्रश्न आता है। तो आपको पहली बात तो इन चित्रों के माध्यम से ध्यान रखना है कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं। तो देखिएगा, आपके पास में फिर से मैं समझा रहा हूँ कि ये मान लीजिएगा कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के बाद जो परिणाम निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, आउटपुट परिणाम होंगे, आउटपुट होगा। और लेकिन कंप्यूटर को पहले क्या देना होता है, इनपुट देना होता है। जिन माध्यम से कंप्यूटर को क्या करते हैं, अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर डाटा भेजते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अब देखिए, कीबोर्ड के माध्यम से भेजते हैं तो कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी जो क्या होता है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें जो है फ़ोटो को कोई भी रख दिया जाता है और स्कैन कर देते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाती है। तो स्कैनर भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल ये गेम खेलने के लिए प्रयोग में ली जाती है, तो ट्रैक बॉल भी क्या होती है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके माध्यम से गेम को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। MICR, तो MICR भी ध्यान रखना, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। आपने कभी चेक भंजाया हो तो कंप्यूटर में चेक में जो नंबर लिखा होता है, चेक को चेक करने के लिए जो है इसको प्रयोग में लेते हैं, चेक भांजने में प्रयोग में लिया जाता है बैंकों में। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो चुंबकीय रूप से जो चुंबकीय स्याही से चीज़ें जो लिखी जाती हैं वो क्या है, ये पढ़ने का काम करती है ये मशीन। इसके अलावा टच पैड होता है, तो ये जो लैपटॉप में भी आपने ये देखा होगा टच पैड, तो ये भी क्या है आपकी एक प्रकार का, क्योंकि इसके माध्यम से भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जाता है, तो इनपुट डिवाइस है। ये टच पैनल है, ये भी जो क्या होता है, ये फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा कि हीरो तुरंत निकाल करके क्या करता है, वो करना। टच पैनल भी क्या होता है, एक प्रकार का, जैसे डिजिटल बोर्ड भी आप देखते हैं तो वह भी टच पैनल ही होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये जॉयस्टिक, ये भी गेम खेलने में जो है खूब प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ 2 बटने होते हैं, ये बटने, इन्हें दबा दबा करके जो गेम खेलने में लोग बहुत मज़ा लेते हैं इसका। तो ये भी क्या होता है, जॉयस्टिक है, और ये भी इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, आपने बार कोड जो है उसमें सामान, जैसे कोई दुकान में उसमें ऐसे ऐसे दाढ़ी लाइन वाला लिखा हुआ होता है जो कोड, उसे बार कोड कहते हैं। और ये पढ़ने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके माध्यम से भी डाटा को अंदर भेजा जाता है बार कोड को स्कैन करके। तो बार कोड रीडर भी ध्यान रखना, शॉर्ट में से BCR कहा जाता है, पूरा नाम आ जाता है। तो बार कोड रीडर, माउस से भी डाटा एंटर करते हैं, तो ये सभी OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो जो OMR शीट होती है उसको पढ़ने का ये कार्य करता है OCR। ये भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। अगर आप इनको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सिंपल प्रश्न आता है भाई कौन है या नहीं है, तो जहाँ डिटेल में ये जो है लिखा हुआ है, हर को जो है मैंने क्या कर दिया, डिटेल में बता दिया है। आपको क्या करना है, पहली बात जो है, जैसे पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक क्या होता है, अगर जो आपने बायोमेट्रिक के बारे में कभी फिंगर लगा के पैसा निकलाए होंगे, जिस डिवाइस से आप पैसा निकलवाते हैं वो क्या होती है, बायोमेट्रिक सेंसर होता है, तो वो भी एक प्रकार का इनपुट है। और डिजिटाइजर, ये ग्राफिक्स टैबलेट, मैं जिस पेन टैबलेट से अभी लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन ये चीज़ें लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, ग्राफिक टैबलेट, इसे पेन टैब भी कह दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, क्योंकि मैं इससे में भी जो है डाटा लिखने का प्रयास करता हूँ, और ये माउस के रूप में कार्य करता है जो मैं टच पेन प्रयोग करता हूँ, और पेन टैब। तो ये भी एक प्रकार का वो हो जाएगा। वेब कैम, तो
कैमरा भी क्या होता है फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसके माध्यम से हम चीज़ों को स्कैन करके, गूगल लेंस का आपने प्रयोग किया होगा तो स्कैन करके कंप्यूटर में डाटा भेज देते हैं। तो ये सभी क्या हैं, आपकी इनपुट डिवाइस हैं। इनके जो है आपको पूरे नाम ध्यान रखना है, याद करना है। क्या पूछा जाएगा आपसे, एक तो सिंपल प्रश्न आएगा कि कौन इनपुट डिवाइस है या नहीं है, तो सिंपल आपको नाम याद करने हैं पूरे। दूसरा बात, जो जिसमें इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं उनका क्या करना है, पूरा नाम याद रखना है। थोड़ा सा मेहनत जो है आप भी कीजिएगा, क्योंकि भाई देखो, अगर मैं हर चीज़ को समझाऊंगा तो एक तो क्या होगा भाई, क्लासें लंबी जाएंगी, और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि एक व्यक्ति पर जो है थोड़ा सा लोड ज़्यादा बढ़ेगा, और मैं जो है जब ज़्यादा काम का प्रेशर होता है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, क्वालिटी कम हो जाती है, और मैं क्वालिटी कम नहीं करना चाहता। तो पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है, आप जैसे किताबें पढ़ते हैं जो है तो पढ़िएगा। बाकी इसका टेस्ट जो है हर चीज़ से आएगा, तो फिर बाद में मत कहिएगा, तो एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं, तो इनपुट डिवाइस देखा, बाकी जो है आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, जिनके माध्यम से, देखा हमने समझा था शुरुआत में कि सबसे पहले कंप्यूटर में क्या दिया, डाटा को इनपुट दिया, फिर डाटा क्या हुआ, सीपीयू के द्वारा क्या किया गया, डाटा प्रोसेस किया गया, और प्रोसेस के माध्यम से भाई डाटा कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा ना आपको। तो जैसे ही डाटा आउट होता है, तो जिन डिवाइसों के माध्यम से डाटा बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। किन किन डिवाइसों के माध्यम से निकलता है, तो देखिए ये मॉनिटर, जिसे आप शुद्ध भाषा में कहूँ तो स्क्रीन, स्क्रीन में आप कुछ भी सर्च करते हैं और सर्च करके चीज़ें आपको स्क्रीन में दिख जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। लेकिन आपका स्क्रीन शब्द नहीं आएगा पेपर में, मॉनिटर लिखा हुआ आएगा, ध्यान रखना। प्रिंटर भी क्या होता है, यहाँ से जो है हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में बटन दबाते हैं, प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं, चीज़ें यहाँ पर जो क्या हो जाती हैं, प्रिंट हो जाती हैं, तो इससे भी बाहर निकल रही हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर को जो लेकर गहराई में प्रश्न पूछा गया है आपसे, ध्यान रखना। तो इसके प्रिंटर के हम प्रकार भी अभी आगे चल करके डिस्कस कर लेंगे। कंप्यूटर जीपीएस जो होता है, ये भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखना। ये देखिए चीज़ें मैंने भी कम पढ़ी हुई है, इसे बार बार किताबों में नहीं मिलता। तो कंप्यूटर जीपीएस क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, ये तो आपने पढ़ा होगा, प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है। इसमें जो है कंप्यूटर के माध्यम से ग्राफिक भेज दी जाती हैं, और दीवार में वगैरह में जो है शो करने के लिए जो है इसे प्रयोग में लिया जाता है, प्रोजेक्टर है। और स्पीकर, तो इसमें जैसे ही मोबाइल से हम क्लिक करते हैं तो बाहर जो है गाना सुनाई देता है, तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन, चाहे हेडफोन हो चाहे एयरफोन हो, स्पीकर हो, सभी ये क्या हैं आपके। लेकिन माइक्रोफोन ध्यान रखना, जिससे आप हेलो बोलते हैं और आपकी आवाज़ दूसरी जगह पहुंच जाती है, वो इनपुट डिवाइस होता है। हेडफोन जो है ये आउटपुट डिवाइस है। वीडियो कार्ड जो होता है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ये चीज़ें वीडियो कार्ड जो है लिया जाता है, इसमें भी जो है तो ये ध्यान रखना आपको, वीडियो कार्ड क्या आउटपुट डिवाइस है, और साउंड कार्ड भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब कुछ डिवाइस ऐसी हैं, ध्यान रखना, ये आउटपुट डिवाइस हो गई और इनपुट डिवाइस हो गई। कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं फ्रेंड्स कि जिन्हें आउटपुट और इनपुट दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आपने कहो कैसे, कुछ समझ में नहीं आया। अब आपके जो मोबाइल की स्क्रीन है, तो आप तो मोबाइल की स्क्रीन में एक तरफ जो है टच करते हैं तो क्या है, इंस्ट्रक्शन अंदर चला जाता है। लेकिन उसी स्क्रीन में भाई जो चीज़ें प्रोसेस होकर के आती हैं तो दिखाई देती हैं। तो स्क्रीन क्या होती है, या टच पैड जो है, स्क्रीन क्या होती है, जो है इसे क्या कहते हैं, पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं, जो दोनों प्रकार के कार्य कर सकती हैं। जो इनपुट और आउटपुट का दोनों कार्य करती है, उन्हें पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। तो ये पेरीफेरल डिवाइस के उदाहरण हैं, जैसे कि सीडी और डीवीडी, वेबकैम, और आपका फैक्स मशीन, और आपका मॉडेम यूएसबी, और टच स्क्रीन और कैमरा यूएसबी ड्राइव, ये सब क्या हैं, मतलब दोनों के उदाहरण हैं। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये हो गई हमारी आउटपुट डिवाइस। अब बाकी जो है प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा हमें और गहराई में पढ़ना है। तो देखिएगा, जब हम प्रिंटर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, प्रिंटर, पहली बात ध्यान रखना कि ये क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें डाटा जो है कंप्यूटर द्वारा दिया गया आउट होता है, बाहर निकलता है, प्रिंट के रूप में बाहर निकाला जाता है। और प्रिंटर जो है सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ध्यान रखना, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे ये पहले चला करते थे। आपने अभी भी तहसील में देखा होगा, कभी गए होंगे तो वहाँ पर जो है टक 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 करके वो क्या करते हैं, चीज़ें टाइप करते हैं। इसमें क्या होती है, एक रिबन होती है, और रिबन में क्या लगी होती है, स्याही लगी होती है। रिबन में क्या लगी होती है, स्याही लगी होती है, और इधर से एक क्या होता है, कांटा होता है, और ये कांटा जो है बार बार स्याही में टच होता है। जैसे ही जो मतलब कीबोर्ड होता है उसका, उस कीबोर्ड में क्लिक करते हैं
तो ये जो है यहीं पर पेपर लगा होता है, एक पेपर, उस पेपर में जो है वो अक्षर जो है इम्पैक्ट यानी कि टच हो जाते हैं। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, टकराना। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर वर्तमान में नहीं चलते हैं, तो इसलिए मैंने इनको ज़्यादा गहराई में नहीं बताया है। डॉट मैट्रिक्स होते हैं, बहुत से होते हैं इम्पैक्ट के अंतर्गत, तो कोई ज़रूरी नहीं है इतना पढ़ करके, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर भाई पढ़ना है आपको, जो है गहराई में नहीं जाना है। सिलेबस के मतलब को समझिएगा। बेसिक कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान लिखा हुआ है, यानी कि बेसिक ज्ञान लिखा हुआ है। वहाँ पर पीएससी में इतना कंप्यूटर पढ़ के वो थोड़ी ना बनना है, हमें डाटा एनालिटिक्स थोड़ी ना करना है। उसके लिए एमपीपीएससी अलग से एग्ज़ाम लेती है कंप्यूटर का। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। प्रश्न आपसे एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं गहराई में कर रहा हूँ। दूसरा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें ये टक टक करने वाला काम नहीं होता है, और जो क्या करते हैं इसमें लाइट के माध्यम से, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उनका प्रयोग करके जो है कंप्यूटर में प्रिंट किया जाता है। अब ये जो है कई प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक क्या होता है, लेजर प्रिंटर होता है। क्या होता है, एक लेजर प्रिंटर होता है, एक इंकजेट प्रिंटर होता है, एक थर्मल प्रिंटर होता है। तो लेजर प्रिंटर इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है, सबसे तेज़, ध्यान रखिएगा, पूरे जितने भी प्रिंटर होते हैं उनमें सबसे तेज़ कंप्यूटर है। एमपीपीएससी 2015 में जो है ये पूछा गया प्रश्न है कि सब 15 या 19 में पूछा गया, मुझे ध्यान नहीं इतना। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि सबसे तेज़ प्रिंटर कौन सा होता है, तो लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज़ होता है, और ये नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है। इंकजेट प्रिंटर होता है, यह स्याही की छोटी बूंदों को कागज़ पर छिड़क कर प्रिंट करता है। और थर्मल प्रिंटर जो है आमतौर पर कैश रजिस्टर, एटीएम रसीदों और फैक्स मशीन में उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात ध्यान रखना है कि प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस होती है, और चीज़ों को जो है हार्ड कॉपी में, ध्यान रखना, ये भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि आउटपुट डिवाइस भी जो है दो प्रकार की हो सकती है। एक जो है हार्ड कॉपी के रूप में जो आउटपुट देती हैं, और एक जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देती हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट देती हैं। तो जो चीज़ें आपको स्क्रीन में आउटपुट के रूप में शो होती हैं वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होंगी। और जो हार्ड कॉपी जैसे ऐसे कागज़ के रूप में जो है प्रिंट करके देती हैं वो क्या है, जैसे फैक्स मशीन हो जाएगी, और आपका ये प्लॉटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई क्या है, ये प्रिंटर। तो ये सब क्या है, हार्ड कॉपी डिवाइस हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आ जाता है। अब अभी तक को बात करूं तो 99% प्रश्न ऐसे आए हुए हैं। ये पहला प्रश्न था जो प्रिंटर के अंदर घुस करके पूछा गया है। अभी तक सिंपल इतना प्रश्न आया हुआ है कि आपको जो है प्रश्न दिया, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है या नहीं है। दूसरी बात जो है, इनको पूरा नाम को लेकर के प्रश्न आया हुआ है, तो आप याद करेंगे इन्हें। आगे बढ़ जाते हैं, और अगला जो है हमारे पास में वो है मेमोरी। तो एक बार फिर से चीज़ों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। हमने क्या किया, कंप्यूटर था हमारे पास में, सबसे पहले कंप्यूटर को क्या दिया, इनपुट दिया। कीबोर्ड के माध्यम से हमने क्या दिया, कंप्यूटर को इनपुट दिया। इनपुट के माध्यम में हमारा परिणाम क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। और ये किसके माध्यम से हुआ, सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस हुआ। और जब ये प्रोसेस हो गया तो परिणाम आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या है, बाहर निकला। तो हमने आउटपुट डिवाइस भी पढ़ लिया, प्रोसेसिंग डिवाइस भी पढ़ ली, जिसमें सीपीयू के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा हुआ था, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ी हुई थी। तो दो यूनिट थी उसके अंतर्गत। कंप्यूटर का मस्तिष्क था सीपीयू, और इनपुट डिवाइस भी हमने देख ली। एक चीज़ नहीं मैंने बताई हुई है, मदरबोर्ड को लेकर के नहीं बताई हुई है। मदरबोर्ड वही था भाई जिसके ऊपर सभी चीज़ें जो है स्थित थी, वो मदरबोर्ड था। और मदरबोर्ड को कंप्यूटर का हृदय कहते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना भाई, वहीं पर ले चलता हूँ, बाद में कहीं प्रश्न आ जाए तो आप कहने लगें। ये देखिएगा, ये जो है क्या है, मदरबोर्ड है। ये जो देख पा रहे हैं ये मदरबोर्ड है। अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं भाई। यहाँ पर रैम के लिए जो है ऑप्शन लगा, सॉरी, ये जो है रैम के लिए ऑप्शन लगा हुआ है। यहाँ पर कितनी भी रैम लगाई जा सकती हैं, ये अलग अलग क्षमता वाले कंप्यूटर के उसके हिसाब से होती है। अभी मैंने एक पीसी लिया था जो 8 GB रैम का था, उसमें जो है 2 रैम लगाई जा सकती थी। तो ध्यान रख, 4 4 GB की 2 रैम लगाने के लिए उसमें ऑप्शन था। मैंने जो है सीपीयू खोल के देखा हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, तो मुझे उसमें ये चीज़ें पता हैं। और यहाँ पर जो है आपकी रोम वगैरह लगती है, और यहाँ पर जो है आपकी कैश मेमोरी लगती होगी, और ये शायद सीपीयू होगा। तो ऐसी चीज़ें जो है सेट होती हैं, मुझे इतना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। जैसे यहाँ पर तो पता है कि ये क्या होती है, यहाँ पर रैम लगती है, ये मुझे पता है।
तो इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं और यहाँ से जो है कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट बने होते हैं, जैसे कि ये देख पा रहे हैं चार्जर के लिए यहाँ पर कोई पोर्ट होगा, कोई साउंड के लिए होगा, तो इन्हें पोर्ट बोल देते हैं। ठीक है, USB पोर्ट बोल देते हैं। एक बार ये प्रश्न भी आया हुआ पोर्ट को लेकर, पोर्ट क्या होते हैं, जो बाहर से कनेक्ट कर लेते हैं तो वो पोर्ट होते हैं। स्विच जैसे बोलते हैं आप शुद्ध भाषा में, कंप्यूटर में पोर्ट बोला जाता है। तो मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं और देखिए जो जो भी प्रश्न बचेंगे तो उसका चिंता मत कीजिएगा भाई, इतने प्रश्न करेंगे ना हम कि प्रश्न से चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी सेट होती हैं। यहाँ पर जो है फैक्ट एक एक देखने से क्या है, कहीं बेहतर है एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी इतने प्रश्न आपके सामने मैं इस प्रकार की व्याख्या दूंगा ना कि आपकी चीज़ें जो है सीधे सेट होती जाएंगी। आप देख पा रहे होंगे कि जो पिछली क्लासों में हम कैसे करते आए हैं और कैसे करते हैं, निचोड़ देते हैं टॉपिक को कोई भी हो। अब जो है यहाँ पर मेमोरी देखिएगा। जब मेमोरी की बात करते हैं तो अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है हमसे लेकर के, एक प्रश्न ये पूछा गया है कौन सी मेमोरी प्राइमरी है, क्या है कौन सी मेमोरी जो है प्राइमरी है और कौन सी मेमोरी जो है आपकी सेकेंडरी है। ये आपसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं और बस इतना ही प्रश्न पूछा गया है अभी तक प्राइमरी और सेकेंडरी को लेकर। और उनकी मतलब इस प्रकार से तेज कौन सी मेमोरी है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है कौन सी तेज है। ठीक है, अब इनमें नाम में ही भाई बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा, दोबारा गलती नहीं होगी। क्योंकि 2020 में 21 में जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें मुझमें गलती हो गई थी, क्योंकि वो हिंदी की दुनियादारी के नाम पूछता रहता है। तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं, कंप्यूटर में किसकी बात करते हैं, मेमोरी की, तो सिंपल सा बात समझिएगा कि जैसे ही परिणाम क्या होता है, कंप्यूटर में जो डाटा होता है तो उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ता है। प्रोसेसिंग करने के लिए तुरंत स्टोर होता है तो रजिस्टर में हो जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि भाई मुझे एक PDF बनाना चाहते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत बहुत सारा डाटा, जैसे मैं डेली टाइप करता हूँ और वो टाइप करने के बाद मैं ये वो तो क्या हो गया, इनपुट हो गया और जो मैंने वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए प्रोसेस होकर के टाइप हो गया। अब उसे मैं सेव करना चाहता हूँ तो सेव कहाँ करूँगा, तो भाई उसके लिए जो है स्पेस की जगह ज़रूरत होती है, जगह की। तो कंप्यूटर में जहाँ चीज़ें सेव होती हैं तो वही क्या होता है, आपका मेमोरी होता है। अब ये मेमोरी जो है मुख्यतः क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है, प्राथमिक मेमोरी, हिंदी में चाहे ध्यान भले ना रहे लेकिन इंग्लिश में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, प्राथमिक मेमोरी। और एक होती है आपकी द्वितीयक मेमोरी। कौन कौन सी होती है, एक प्राथमिक मेमोरी और एक द्वितीयक मेमोरी। प्रश्न बनते हैं यहाँ से नाम को लेकर के ही बनते हैं, अगर दिमाग लगाएंगे तो हर चीज़ जो है सॉल्व कर सकते हैं। प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल। अब स्पेलिंग को लेकर के मैं इतना ज़्यादा वो नहीं रहता हूँ, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं इसे। अब इंटरनल मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह CPU के अंदर लगी होती है, यानी कि मदरबोर्ड में लगी होती है, इसलिए इसे इंटरनल कह देते हैं। और इंटरनल को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, आंतरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक कहा जाता है। प्राथमिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। तो ये प्राइमरी मेमोरी भी हो गई, इंटरनल मेमोरी हो गई। इसे मैन मेमोरी भी कहा जाता है, मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है CPU के अंतर्गत लगी होती है, मदरबोर्ड में लगी होती है, तो मुख्यतः कंप्यूटर इसी का प्रयोग करता है, इसलिए इसे मैन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। अब द्वितीयक मेमोरी की बात की जाए तो द्वितीयक मेमोरी में जब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आती हैं, जो प्राइमरी मेमोरी है इसके अंतर्गत एक तो आती है आपकी रजिस्टर मेमोरी आती है। कौन कौन सी आती है, एक जो है आपकी एक रजिस्टर मेमोरी आती है, रजिस्टर। दूसरे नंबर पर जो आती है आपकी कैश मेमोरी आती है, क्या कैश आती है। तीसरे नंबर पर आती है जो रैम आती है, रैम आती है। और चौथे नंबर पर जो आती है वो कौन सी होती है, रोम मेमोरी होती है। तो ये क्या है, आपकी प्राथमिक मेमोरी है। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। ऐसा प्रश्न भी हो आता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी है या नहीं है, 3-4 बार ऐसा प्रश्न आ चुका है। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी की बात करें तो इसे पहली बात सेकेंडरी मेमोरी भी कहेंगे, द्वितीयक का इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी भी कहेंगे, सेकेंडरी। और इसी को जो है बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह CPU में नहीं लगी होती है, बाहर से लगाई जाती है, इसलिए इसे बाह्य मेमोरी कहते हैं। और बाह्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो है कहा जाता है बाह्य को। तो ये नाम भी ध्यान रखना। और इसे बाह्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी
एक्सटर्नल सेकेंडरी, तो ये जो है इसे सहायक मेमोरी भी कह दिया जाता है फ्रेंड्स। क्या कह देते हैं इसे? सहायक मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य मेमोरी होती है उसकी सहायता करने के लिए होती है। जैसे कोई बहुत बड़ी फाइल डाउनलोड करनी है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए सहायक मेमोरी कहते हैं। सहायक को इंग्लिश में जो है एक्जिलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्जिलरी मेमोरी भी इसे कह दिया जाता है, एक्जिलरी मेमोरी भी कह दिया जाता है। ये चीज़ें समझ लीजिएगा, ध्यान रखना, बहुत कन्फ्यूजन करेंगे। इतने नाम आप ध्यान रखेंगे, क्लियर रखेंगे। अब इसमें क्या होती हैं, जितनी भी बाहर से आपने नाम सुने होंगे, एसडी कार्ड का आपने नाम सुना होगा जो ब्लैक कलर की होती है, मोबाइलों में पहले लगती थी। आपने सीडी का नाम सुना होगा, आपने डीवीडी का नाम सुना होगा, आपने सीडी, डीवीडी, कैसेट का जो वो पहले होती है धागा जैसा बना रहता था, कंपैक्ट डिस्क, उसके ये कंपैक्ट डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी मेमोरी जो क्या है आपकी बाह्य मेमोरी होती हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। एक प्रश्न और आता है कि कौन सी वर्सेटाइल वोलाटाइल और कौन नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो एक जो शब्द आता है वोलाटाइल, वोलाटाइल, और एक शब्द आता है नॉन वोलाटाइल, नॉन बोला या वोलेटाइल बोल देते हैं, वोलाटाइल। ठीक है, तो ये दो शब्द भी आप दिमाग में रखिएगा। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है कि परिवर्तनशील। क्या मतलब होता है? परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। और इसका मतलब होता है अपरिवर्तन, मतलब जो परिवर्तित नहीं होती है। परिवर्तनशील को क्या उल्टा हो जाएगा? अपरिवर्तनशील। ठीक है, अपरिवर्तनशील। तो ये चीज़ें क्लियर करने में एक लंबा समय लगता है। जब भाई प्रश्न एक बार गलत हो जाएगा ना 1 नंबर का, तो फिर नहीं भूलेगा आपको कभी, क्योंकि हमारा एक बार जब गलत हुआ था तो फिर जो मैंने रट लिए थे, बहुत अच्छे से ध्यान कर लिए थे। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या होते हैं? नॉन वोलाटाइल यानी कि अपरिवर्तनशील, जिनका डाटा कभी अपरिवर्तित नहीं होता, डाटा परिवर्तन नहीं होता। कहो कुछ समझ में नहीं आया? कोई नहीं। देखिए जैसे ही क्या होता है, लाइट चली जाती है तो क्या है, कई मेमोरी का डाटा ख़त्म हो जाता है, वहीं पर चला जाता है। तो जो परिवर्तनशील मेमोरी हैं इन्हें अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका डाटा बदल गया तो मतलब स्थायी नहीं है ना। जिनका डाटा परिवर्तन नहीं होता है उन्हें स्थायी मेमोरी भी कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं? स्थायी या परमानेंट। इन्हें जो है टेम्पोरली भी कह सकते हैं, अस्थायी को टेम्परेरली। तो इतने नाम हैं, तो इनको चीज़ों को ध्यान रखना, दिमाग लगाइएगा कैसा क्या हो सकता है। देखिए लाइट चली गई, डाटा जो है परिवर्तन नहीं हुआ, जो का तो डाटा सेव है, तो वो क्या होती है आपकी नॉन वोलाटाइल आपकी मेमोरी होती है। जो रैम है, जो रैम होती है उससे डाटा नहीं जाता है, जो रोम होती है इससे भी डाटा नहीं जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो जितनी भी क्या होती हैं सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, पूरी की पूरी जितनी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो क्या है, स्थायी होती हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो थोड़ा सा भाई यहाँ पर देखिए मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एक तो यहाँ पर रोम तो आपको ध्यान ही रखना है, थोड़ा सा रैम अभी मत ध्यान रखिएगा, क्योंकि रैम हो सकता है इसमें आ जाए। और यहाँ पर जो है पहली बात आएगी, जो रजिस्टर मेमोरी होती है और कैश मेमोरी होती है। रजिस्टर और जो कैश मेमोरी होती है ये दोनों क्या आ जाएंगी आपकी, अस्थायी में हो जाएंगी। अब एक जो है शब्द क्लियर हो रहा है कि रैम क्या होगी, स्थायी होगी या अस्थायी होगी, यानी कि वोलाटाइल होगी या नॉन वोलाटाइल होगी। तो थोड़ा सा मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर गलत नहीं जानकारी दूंगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाता है हमारा मेमोरी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो मेमोरी को बांटते हैं, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छे से बांटा नहीं गया है, तो आप मैंने जो वो बताया हुआ उसको ध्यान रखेंगे। ये आपका कंप्यूटर की मेमोरी है, टाइप्स है, और मेमोरी की परिभाषा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेमोरी जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी है? एक आपकी जो है इंटरनल मेमोरी है और एक आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी को हम क्या कह देते हैं, अभी हमने देखा हुआ, आंतरिक मेमोरी कह सकते हैं हिंदी में। इसी को प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है, इसी को मुख्य मेमोरी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, मेन मेमोरी कह सकते हैं। तो हमने चीज़ें देखा हुआ है। इसमें जो है मुख्यतः कौन कौन सी हैं, एक जो है देखिए प्राइमरी मेमोरी में जो रजिस्टर भी आती है और कैश भी आती है। ध्यान रखिएगा दोनों मेमोरी आती हैं। और कैश क्या है, सबसे तेज़ मेमोरी होती है, लेकिन डाटा जो है इसकी जगह बहुत कम होती है। तो मुख्यतः आपकी इनका पूरा नाम पूछ लेता है कि रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, रीड ओनली मेमोरी। जिसे सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। और जो रैम होती है, यह
रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और जो है इसके पुनः दो प्रकार होते हैं, एक एस रैम होता है और एक क्या होता है, डी रैम होता है। क्या होता है, रोम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम। इनके पूरे नाम पर आपको ध्यान रखना, ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना, नहीं टेंशन में हो जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इनके पूरे नाम ध्यान कर लेना है, और कौन किसके अंतर्गत आता है ये भी ध्यान। रैम ये शब्द लिखा हुआ अंत में तो पता चल जाएगा कौन है प्राइमरी मेमोरी, कौन सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये समझना पड़ेगा आपको, कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। तो रैम और ये जितनी भी इस साइड की हैं सभी क्या हैं, प्राइमरी हैं। एस रैम मतलब कि स्टैटिक रैम होता है, स्टैटिक जो कि स्थिर होती है, स्टैटिक रैम हो जाएगी। और ये पुनः दो प्रकार की होती है, फास्टर दैन डी रैम और यूज्ड, इतना गहराई मत जाइएगा। एस रैम और डी रैम जो क्या है, ये रैम के ही प्रकार है। डी मतलब डायनामिक रैम जो परिवर्तित होती रहती है, एस मतलब स्टैटिक जो कि स्थिर होती है। डी रैम पुनः कई प्रकार की होती है, एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर रैम और DDR1 DDR2, इतना गहराई में आपको नहीं जाना है। अभी तक यहाँ कभी प्रश्न नहीं आया है, ध्यान रखना। रैम और रोम से ज़्यादा प्रश्न नहीं गया है, यहाँ तक भी नहीं पूछा गया है। तो आप इनके पूरे नाम ध्यान रख लीजिएगा, एस रैम और डी रैम के, ठीक है। और रोम के अंतर्गत आपको क्या करना है, तीन प्रकार याद करने हैं, और इनके रोम से ज़्यादा प्रश्न नहीं गया अभी तक, तो इनके पूरे नाम आपको ध्यान रखना है। तो पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल, जिसे मतलब प्रोग्राम किया गया हो, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और इसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे इरेज भी किया जा सकता है। इरेज मतलब होता है मिटाना, इसके लिए शायद विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं मिटाने के लिए। तो ईपी रैम, ईपी रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। भाई ये है, थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकता है, लेकिन चीज़ें पढ़ेंगे तो इनकी पूरा नाम जो है यहाँ पर लिखे नहीं हुए हैं, तो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखूँगा तो PDF में लिखना है नहीं है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये याद करना है आपको, जो जो मैं टिक कर रहा हूँ। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तो ये याद करना है। दूसरा याद करना है रैम का, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और फिर याद करना है एस रैम का, स्टैटिक रीड ऑन स्टैटिक रैम का मतलब क्या होगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का मतलब क्या होगा, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और पी रोम का मतलब क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये हैं चीज़ें। प्राइमरी मेमोरी ये प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत है। तेज वाला आपको क्रम ध्यान रखना, जो बताया कि सबसे तेज जो होती है कौन सी होती है, और वो एक ये क्रम ध्यान रखना है। काफ़ी समय हो गया हिस्ट्री क्लास के लिए, अपन लेट हो रहे हैं। तो एक है आपका रजिस्टर हो जाती है सबसे तेज, रजिस्टर के बाद में कैश होती है, और कैश के बाद में रैम होती है, रैम, और रैम के बाद में क्या होती है, रोम होती है, और रोम के बाद में क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्रम ध्यान रखना तेजाई के लिए है। और ये इसी प्रकार से जो है CPU के नज़दीक भी इधर CPU हो जाएगा, CPU के बाद का क्रम है किस प्रकार से स्थित होती हैं। और ये बाकी क्या है आपकी, ये द्वितीयक मेमोरी है, जैसे ये देख पा रहे हैं हार्ड डिस्क क्या है, द्वितीयक मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क द्वितीयक मेमोरी है। मेमोरी कार्ड भी आपकी द्वितीयक मेमोरी है। पेन ड्राइव द्वितीयक मेमोरी है। टैप भी क्या है, द्वितीयक मेमोरी है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। और रोम ये क्या है आपकी, ये प्राइमरी मेमोरी है, दोनों ये प्राइमरी मेमोरी है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और हमारा जो है यहाँ पर क्लास का अंत हो जाता है। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कंप्यूटर में मुख्यतः बेसिक कंप्यूटर के अंतर्गत अगर कंप्यूटर को भी बात की जाए, चाहे हम बेसिक की बात करें या किसी की भी, तो इसमें मुख्यतः हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ने होते हैं। क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ने होते हैं। तो हार्डवेयर में हमने क्या करी, आज की चीज़ें हमने कंप्यूटर को पढ़ा और इसके डेवलपमेंट को समझा, इसके टाइप समझे, इसकी विशेषताएं समझी। तो कंप्यूटर वाला पूरा सिस्टम किया, देन इसके बाद इनपुट डिवाइस किया, आउटपुट डिवाइस किया, इसके बाद मेमोरी किया। प्रश्न आपका मेमोरी से बनता है। एक चीज़ रह गई है भाई, चाहो तो भी कर सकते हो, मेमोरी यूनिट को लेकर के चीज़ रह गई है, तो अभी पेन उठाइएगा, कर लीजिएगा। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन बड़ी है मेमोरी, कौन छोटी है।
तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है आपको क्या है यहाँ पर करना है, मेमोरी यूनिट हेडिंग डालिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होती है, बाइनरी अंक होते हैं। क्या होते हैं? बाइनरी अंक या द्विआधारी अंक बोल देते हैं। बाइनरी अंक ये क्या होते हैं? डाटा जो है इसी प्रकार से प्रवेश करता है 0 या 1। इसका मतलब होता है ऑन ऑफ। क्या मतलब होता है? ऑन ऑफ। कंप्यूटर में डाटा इसी क्रम में जाता है, आप कुछ भी दबाते हो, कुछ भी करते हो कीबोर्ड में, इसी रूप में जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मशीन भाषा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मशीन भाषा कहते हैं। और यही जो है बिट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? बिट। तो बिट जो है सबसे कंप्यूटर की छोटी इकाई है। बिट के बाद क्या होती है? बिट के बाद जो है बाइट होती है। ध्यान रखिएगा, बिट के बाद बाइट होती है। बाइट के बाद क्या होती है? केबी होती है। क्या होती है? केबी। तो जब 1024 बाइट मिल जाएंगे, कितने? 1024 बाइट जो है हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 केबी बन जाएगा। इसी प्रकार से जब 1024 केबी हो जाएंगे, जब 1024 केबी हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? 1 एमबी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 एमबी। और जब ये कितने हो जाएंगे? 1024 एमबी हो जाएंगे तो क्या बनता है आगे चल करके? 1 जीबी बनता है। क्या बनता है? जीबी बनता है। और जब ये कितने हो जाएंगे? 1024 जीबी हो जाएंगी तो 1024 जीबी के आगे जो बड़ी इकाई होती है उसे टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक टीबी, 1 टेराबाइट बोलते हैं। और टीबी के बाद जो होती है ईबी होती है। ईबी के बाद भी होती है पीबी होती है। पीबी के बाद में जो होती है जेड भी होती है। तो इस प्रकार से आपको क्रम ध्यान रखना है। टीबी का मतलब क्या होता है? इनके पूरे नाम ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। केबी का मतलब होता है किलोबाइट। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। ईबी का मतलब होता है एटाबाइट। क्या होता है? एटाबाइट। और पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट। और जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट। और इसके बाद जो है और बड़ी इकाई होती है जियोप कह देते हैं, वो सबसे बड़ी इकाई होती है जियोप। ये सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का क्लास जो है ख़त्म हुआ। थोड़ी सा अगर जल्दी हुआ है तो भाई आप ही चाहिए, क्योंकि मुझे प्लान था कि पहले तो सोच रखा था, मतलब कि सेट था उसमें कि आधारभूत कंप्यूटर 1 दिन में होना है। लेकिन जब मैंने इसका कंटेंट तैयार किया तो मुझे लगा दैट इज़ नॉट पॉसिबल। या फिर ऐसा हो सकता था कि मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊँ, पर थोड़ा समझाना भी था। तो चीज़ें हमने ग्राफिक वगैरह डिज़ाइन करने में समय लग जाता है। तो चलिए मिलते हैं हिस्ट्री वाली क्लास में। थैंक यू। टेस्ट ज़रूर देना है आपको। धन्यवाद।